देवनागरी नाम के गांव में वेदा और भावना नाम की दो बहनें रह रही थीं। उनका एक बड़ा सा सीमेंट का घर था। सीमेंट का बना होने के कारण वो गर्मी में अंदर से बहुत गर्म हो रहा था। दोनों ने उसकी छत को पेंट से रंगवा दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद एक दिन वे अपनी सहेली मीनाक्षी के साथ बाहर गई। हे ईश्वर, यहाँ बाहर कितना अच्छा लग रहा है। हमारा घर अंदर से इतना बड़ा है, लेकिन गर्मी तो ऐसी है बाबा रे बाबा। ओ, तब तो तुम्हें मैं अपने घर ले चलती हूँ। हमारा घर बहुत ठंडा रहता है, पता है? सच में? तो क्या तुम हमें अपना घर दिखाओगी? उन्होंने उससे पूछा। तो मीनाक्षी उन्हें अपना घर दिखाने के लिए तैयार हो गई। जब वो दोनों उसके साथ गए तो देखा कि उसका घर घास फूस का बना हुआ है। उस घर को देखकर वेदा ने पूछा, ओह मीनाक्षी, ये क्या है? क्या ये है तुम्हारा घर? क्या इस घर में ठंडक होगी? हमारा घर तो इतना बड़ा है, फिर भी इतना गर्म रहता है। तो ये छोटा सा घर कैसे अंदर से ठंडा हो सकता है? हाँ बोलो ना। ऐसा नहीं है, तुम जल्दी अंदर तो चलो। ये कहकर वो दोनों बहनों को झोपड़ी में ले गई। जब दोनों बहनें अंदर गईं तो उन्हें वाकई बहुत ठंडक महसूस हुई। तब वेदा बोली, मीनाक्षी, तुमने जो कहा वो सही है। तुम्हारा घर बहुत ठंडा है। तुम्हारे घर में तो एसी लगाना भी बेकार ही होगा। हाँ। फिर उन्होंने मीनाक्षी के साथ कुछ समय बिताया और वापस अपने घर चली गई। वापस जाने के बाद उन्हें अपना घर और भी ज्यादा गर्म महसूस होने लगा, क्योंकि मीनाक्षी के घर पर बहुत ठंडक थी। दीदी, मीनाक्षी का घर कितना मस्त है ना। क्या हम दोनों एक ऐसा घर बना नहीं सकते हैं क्या? भावना ने वेदा से पूछा। यह आइडिया वेदा को भी अच्छा लगा। हाँ भावना, आओ हम भी एक ऐसा घर बना लेते हैं। ये कहते हुए अगले ही दिन वे घर बनाने के लिए ढेर सारी घास फूस और बड़े बड़े लट्ठे ले आईं। अगले दिन जब उन्होंने इसे घास से बनाना शुरू किया और जब वे झोपड़ी को ढक रही थीं, दोनों बहनों को घास फूस से इस तरह खरोच होने लगी जैसे उन्हें किसी चीज ने काट लिया हो। ओहो दीदी, ये क्या है? ये घास इतनी जलन और खुजली वाली क्यों है? झोपड़ी बनाते बनाते तक तो हम लहूलुहान हो जाएंगे। वो नोचते हुए अपनी बहन से कह रही थी। खैर, किसी तरह दोनों बहनों ने झोपड़ी बनाना पूरा किया। उस रात वे अपनी झोपड़ी में सोई भी। उन्हें बड़ी चैन की नींद आई। अगले दिन वे मीनाक्षी को ले आई और उसे अपनी झोपड़ी दिखाई। वाह, तुमने इसे कितना अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर। ऐसा है क्या? ये सारी गर्मी हम इसी घर में बिताएंगे अब। हाँ, दोनों ने खुशी से उसे बताया। मीनाक्षी ने उनके साथ कुछ समय बिताया और फिर वापस अपने घर चली गई। अगली रात भी वे झोपड़ी में ही चैन से सोईं। लेकिन अगले दिन सुबह सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ने लगी। जब वे उठी तो उन्होंने देखा कि कुछ बैल घर को जिस घास से ढका था वो चर रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर उन दोनों बैलों को भगा तो दिया। ओहो, ये क्या कर दिया इन्होंने? अब क्या फिर उन खरोच वाली घास को ढकना होगा? खैर, उन्होंने फिर से पूरी झोपड़ी को मिलकर घास से ढक दिया, लेकिन इस बार उन्होंने बाड़ लगा दी ताकि कोई बैल या कोई और जानवर चर ना सके। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। एक दिन भावना जब घर के अंदर थी तो उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। जब उसने जाकर देखा तो कुछ पक्षी उनकी घास पर घोंसला बना चुके थे। वो पक्षी घास को अलग कर करके वहीं पर अंडा दे रहे थे। कुछ देर बाद उन पक्षियों के बच्चों ने पेशाब कर दिया और वो सीधे उनके घर के अंदर गिरी, जिससे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। फिर बाद में उन बहनों ने उन पक्षियों को तो उड़ा दिया और फिर से उस जगह को घास से ठीक कर दिया। इस तरह रोज ही कोई ना कोई परेशानी बनी रह रही थी। फिर एक दिन तो जोर की आंधी चली और उनके घर पर ढका हुआ सारा भूसा उड़ गया और पूरे घर में पानी भर गया। दीदी, बरसात शुरू हो चुकी है। पूरी झोपड़ी की हम पूरी गर्मी सिर्फ मरम्मत ही करते रहे। अब बताओ कि क्या करेंगे? अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बारिश शुरू हो चुकी है। स्लैब हाउस अब उतना गर्म नहीं होगा, तो हम वहीं चलते हैं। अगली बार फिर से बनाएंगे, उसने कहा। शैलेंद्रपुर नाम के एक गांव में गायत्री और विमला नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दोनों ही बड़ी कंजूस थीं। दोनों बहनें हर रात अलग अलग बाहर जाती और किसी के घर जाकर, बुआ, क्या तुम मुझे दही का जामुन दोगी? उसने पूछा तो वो महिला एक चम्मच में दही का जामुन लेकर आ गई तो देखती है कि गायत्री के पास एक पूरा लोटा है, जिसे देखकर वो पूछ बैठी,
अरे बेटी, इतने से दही के लिए लोटा? हाँ बुआ, इसी में दूध डालकर जामुन डाल दूंगी। अच्छा मैं चलूँ, बहुत अंधेरा हो गया है और बहन घर में अकेली डरेगी, है ना? ठीक है बुआ, उसने कहा और वहां से चली गई। दूसरी ओर उसकी बहन और दूसरे घरों में गई और बस यही कहा कि उन्हें दही जमाने के लिए जामुन चाहिए, और वो भी मग में दही लेकर घर लौट आई। ऐसे ही उन्होंने सभी से जामुन मांगा और कहा कि उन्हें घर में दही जमाना है। और घर तक आते आते उनके पास इतना दही हो गया था कि वे मजे से इसका स्वाद खाने के साथ ले रही थी। इस तरह वो हर कभी अपने पड़ोसियों से चीजें मांगकर उनका मजा लिया करती थी, लेकिन वे इस बात का ध्यान रखती थी कि ये बात किसी के कान में पड़ने ना पाए। एक दिन दोनों बहनें बैठी बातें कर रही थीं। बहन, लगता है कि आजकल हज की इफ्तार पार्टी चल रही है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था। यहाँ कब होगी ऐसी? हाँ रे, मैंने भी सुना है इस पार्टी के बारे में। लगता है कि उस पार्टी में तरह तरह के पकवान होते हैं। शायद हमारे यहाँ भी हो जाए। दीदी, तब तो हम वहाँ परोसी गई तरह तरह की चीजों का और एक हफ्ते मजा लेंगे, उसने कहा। लेकिन गायत्री के पल्ले नहीं पड़ा कि उसने इस तरह क्यों कहा। विमला उसे देखकर धीरे से मुस्कुराई। गायत्री तुरंत समझ गई। तभी उनकी सहेली पद्मा उनके पास आई। उसे देखकर, अरे पद्मा, तुम कैसे आई? थोड़ी जल्दी आना चाहिए था। हमने अभी अभी एक बड़ी अच्छी मिठाई खाई, लेकिन तुम्हारा तो ऐसा ही है, जब चीज खत्म हो जाए तभी आती हो। कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो मैं तो तुम्हें कल हमारी गली में जो इफ्तार पार्टी होने वाली है उसके लिए आमंत्रित करने आई हूँ। तुम दोनों जरूर आना इफ्तार पार्टी में, उसने गायत्री को बताया। गायत्री ने उसकी बात सुनकर ऐसे दिखाया जैसे वो आने में कतरा रही हो। ऐसा क्या? लेकिन मुझे लगता है कि इफ्तार पार्टी में सभी बूढ़े लोग आते हैं। शर्म तो बहुत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। गायत्री की बात सुनकर पद्मा ने उनसे पक्के से आने के लिए कहा और वहां से चली गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ी। अगले दिन दोनों बहनें उस इफ्तार पार्टी में जाने के लिए बड़े अच्छे से तैयार हुईं। दोनों ने बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहनी। विमला ने जो ड्रेस पहनी थी उसे देखकर, अरे विमला, ये क्यों पहना? इस ड्रेस में तो जेबें ही नहीं है। हाँ, गायत्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी ड्रेस बदली और दोनों पार्टी के लिए निकल गईं। वहां और भी लोग बैठकर इफ्तार कर रहे थे। जब दोनों बहनों ने उस मेज पर इतनी तरह के पकवान देखे तो उनके मुंह में पानी आ गया। दोनों बहनें खाते खाते जब बाकी लोग अपने खाने में व्यस्त होते तो एक एक करके सामान अपनी जेब में डाल लेती। ऐसे ही जब गायत्री चिकन के एक टुकड़े को अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रही थी तो अचानक पद्मा ने उसे ये करते देख लिया। क्यों बहन, क्या हुआ? उसके ऐसे पूछने पर गायत्री घबरा गई और बोली, तुम्हें तो पता है कि मुझे सबके सामने खाने में शर्म आती है, बस वही बात। वे तो हमारे ही लोग हैं, खाओ। और वो फिर से खाने लगी। इस तरह सभी लोग इफ्तार पार्टी का आनंद ले रहे थे। दोनों बहनों ने भी जम के खाया और जब कोई नहीं देख रहा होता तो एक एक करके सामान उठाती और अपनी जेबें भर लेती। पेट भर खाने के बाद वो तुरंत पद्मा के पास गई और बोली, पद्मा, तुम्हारी इफ्तार पार्टी तो बहुत अच्छी थी। मेरी पड़ोस में जो बुआ रहती ना, वो आ नहीं सकी। उन्होंने शीर लाने के लिए कहा था वापसी में मुझे। ओह, देखो इस डिब्बे में 5 लोग खा सकते हैं। तुम ले लो, बुआ के साथ तुम लोग भी खाना। हाँ, इस तरह पद्मा ने उन्हें खीर भरा एक बोल देकर भेजा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर खूब हंसी। जेबों में जो भी सामान वो भरकर लाई थीं, दोनों ने बर्तनों में निकाल कर रखा। सामान बहुत सारा था, जिसे देखकर गायत्री बोली, विमला, अब हमारे पास पूरे 1 वीक का भोजन है। हाँ बहन, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है। पेट बहुत भर गया है ना, मैं सोने जा रही हूँ। मेरा भी पेट भर गया है, मैं भी जाकर सोऊंगी। कल खाएंगे इसे हम। इतना कहकर दोनों जाकर सो गए।